सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। प्रत्येक प्राणी हर क्षण किसी न किसी नई इन्फॉर्मेशन या किसी न किसी नए एक्सपीरियंसेस को रिसीव करते रहता है और नए इन्फॉर्मेशन या नए एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। आज के साइकोटॉक का विषय हम सीखने को बनाते हैं और देखते हैं कि सीखने अथवा अधिगम अथवा लर्निंग को साइकोलॉजी कैसे डिफ़ाइन करता है, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं और कुछ बेसिक थियरी जो माइनर सिलेबस में है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का साइकोटॉक स्टार्ट करते हैं। साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। सामान्यतः सीखने को व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से हम जोड़ते हैं और सामान्यतः माना जाता है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। लेकिन अगर मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में अगर हम इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन व्यवहार में होने वाला हर परिवर्तन सीखना नहीं हो सकता है। जैसे किसी बीमारी के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन हो गया, या थकान में आप हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, या मैचुरेशन परिपक्वता के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अगर इस तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। लेकिन यह भी सच है कि सीखने में या सीखने के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखने का परिणाम है या किसी अन्य का। अगर सीखने या अधिगम या लर्निंग को साइकोलॉजिकली हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस कैन बी कॉल्ड लर्निंग। कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यवहार में जो तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन का कारण अनुभव और प्रयास है, तो ऐसे परिवर्तन को हम सीखने का परिणाम मान सकते हैं या इस प्रक्रिया को हम सीखना कह सकते हैं। मॉर्गन एंड किंग ने लर्निंग को डिफ़ाइन करते हुए लिखा है कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अर्थात अभ्यास अथवा अनुभव या अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना, वही अधिगम, वही लर्निंग कहलाता है। किसी अन्य कारण से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह सीखना नहीं कहा जाएगा। तो इस डेफिनेशन में बेसिकली 3 वर्ड आप याद रखें। रिलेटिवली परमानेंट चेंज किसके कारण? थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। कहाँ? इन बिहेवियर। तो यहाँ हम लोगों ने सीखने की टेक्निकल डेफिनेशन को समझा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यह देखते हैं कि सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं या किस तरीके से हम सीखते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग। अगर लर्निंग के मेथड्स को हम देखें तो इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला मास्ड मेथड एंड स्पेस्ड मेथड, दूसरा होल मेथड एंड पार्ट मेथड और तीसरा इंसिडेंटल लर्निंग एंड इंटेंशनल लर्निंग। अर्थात अविराम विधि तथा विराम विधि, पूर्ण विधि तथा अंश विधि, साभिप्राय विधि या साभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना। चलिए इन मेथड्स को ब्रीफली समझते हैं। पहला मास्ड एंड स्पेस्ड मेथड अर्थात अविराम विधि तथा विराम विधि। जब हम सीखते हैं तो हम 2 तरीके से सीखते हैं। कभी कभी हम किसी कंटेंट को सीखने जाते हैं, शुरू से अंत तक हम उसको सीख लेते हैं या सीखते हैं, और कभी कभी हम एक ही चीज़ को बीच में गैप दे देकर सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पोएम है और उस पोएम की लर्निंग हमको करनी है, और अगर हम पोएम की लर्निंग स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक उसकी लर्निंग कर लेते हैं, अगर यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो यह मास्ड मेथड कहलाता है या अविराम विधि, जिसमें आप विराम नहीं दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम
एक ही पार्ट को, अगर वही पोएम है, उस पोएम को सीखने में हम बीच बीच में रेस्ट लेते हैं। अगर हम 5 मिनट सीखे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लिए, फिर 5 मिनट सीखे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लिए, फिर 5 मिनट सीखे, ऐसे करते हुए अगर हम सीख रहे हैं तो यह स्पेस्ड मेथड या विराम विधि कहलाता है। दोनों मेथड्स के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं। मान लीजिए अगर कोई पाठ या कोई कंटेंट लंबा है, कठिन है, जिसमें इंसाइट या सूझ की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इस कंडीशन में स्पेस्ड मेथड इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें आप विराम दे देकर सीखें। और अगर कंटेंट छोटा है, जिसमें बहुत इंसाइट की आवश्यकता नहीं है, या वह कंटेंट ऐसा है कि जिसको रट कर सीखा जाए, छोटा कंटेंट और रट कर सीखने वाला कंटेंट हो, तो उसको हम मैस्ड मेथड या अविराम विधि से सीखें तो इफ़ेक्टिव लर्निंग हमारी होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। दूसरे प्रकार की विधि या लर्निंग का दूसरा क्लासिफिकेशन होल एंड पार्ट मेथड कहलाता है, पूर्ण या अंश विधि। पूर्ण या अंश विधि क्या है? जब कोई विषय हमारे सामने आता है और उस विषय को हमको सीखना है, किसी पार्ट को हमको सीखना है, अगर हम उस विषय को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं तो यह पूर्ण विधि या होल मेथड कहलाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी विषय को एक साथ न सीखकर उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी लर्निंग करते हैं। अगर इस तरीके से हम सीख रहे हैं तो वह पार्ट मेथड या अंश विधि कहलाता है। हमें होल मेथड अप्लाई करना चाहिए या हमें पार्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए बेटर लर्निंग के लिए, यह डिपेंड करता है कि हमारा सीखा जाने वाला विषय कैसा है। अगर आपके सामने कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, कोई ऐसा लर्निंग का पार्ट हो जिसमें लॉजिकल सीक्वेंसिंग की ज़रूरत हो, तो ऐसे में आप होल मेथड अप्लाई करें। और अगर आपके सामने ऐसा विषय है जिसमें लॉजिकल सीक्वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है जिसको सीखने में, तो उसमें आप पार्ट मेथड अप्लाई करें, वह बेहतर होगा। लर्निंग का तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल लर्निंग, साभिप्राय अथवा प्रासंगिक अधिगम। इंटेंशनल लर्निंग क्या है? साभिप्राय अधिगम क्या है? अगर आप किसी विषय को अपनी इच्छा और किसी उद्देश्य के साथ सीखते हैं तो वह इंटेंशनल लर्निंग कहलाता है। जैसे आपका उद्देश्य है कि क्लास में हम अच्छा नंबर लाएं, इसके लिए आप किसी विषय को तैयार कर रहे हैं, किसी पार्ट को तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ यह इंटेंशनल लर्निंग होगा क्योंकि आपका इंटेंशन है, आपका एम है, आपकी अपनी इच्छा है उसको सीखने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके घर के सामने से कोई गाड़ी रोज़ गुजरती हो, आपका इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप उसके नंबर को याद कर लेते हैं, तो इस प्रकार का सीखना प्रासंगिक सीखना या प्रासंगिक अधिगम या इंसिडेंटल लर्निंग कहलाता है। अब सवाल यह उठता है कि व्यक्ति सीखता कैसे है? इसके लिए कई साइकोलॉजिस्ट ने कई सारी थियरीज दी। सभी थियरीज की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है बेसिकली 2 थियरी, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जो सीखने की पहली थियरी है वह है ट्रायल एंड एरर थियरी या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यह थियरी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी, जो कि एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे। इस थियरी का मूल यही है कि व्यक्ति जब सीखता है तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे प्रयास करता है, ढेर सारी त्रुटियां उससे होती हैं और धीरे धीरे उसके प्रयास बढ़ते जाते हैं और त्रुटियां कम होती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि प्राणी एक ही प्रयास में कार्य कर लेता है, अर्थात बिना त्रुटि किए वह कार्य कर जाता है। यही सीखने की अवस्था है। इसके लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक ऐसा केस बनाया था जिसमें एक लीवर था और लीवर अगर दबाया जाए तो गेट खुलता था और बिल्ली बाहर आ सकती थी। उसने किया कि केज में बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर बिल्ली का खाना रख दिया। बिल्ली खाना पाने के लिए उसमें उछल कूद करना स्टार्ट कर दी, अर्थात ट्रायल्स करना शुरू कर दी और ढेर सारे एरर्स करना शुरू कर दी।
कुछ समय बाद देखा गया कि प्रयास करते करते उसका पैर लीवर पर दबता है और वो बाहर आ जाती है, खाना पा जाती है। इस तरीके से कई ट्रायल करवाए थॉर्नडाइक ने और देखा गया कि जब प्रयास बढ़ते जा रहे थे तो लीवर दबाने की प्रक्रिया या उसके समय में कमी होती जाती थी और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को जब उसमें बंद किया जाता था वह अपने पैर से लीवर दबाती थी और बाहर आके खाना खा लेती थी। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू के ट्रायल्स में एरर्स ज़्यादा होते हैं और जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो बिना एरर के हम गोल अचीव कर लेते हैं, अर्थात लर्निंग हो जाती है। थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थियरी में 3 लॉज की बात की, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हुए थॉर्नडाइक कहता है कि व्यक्ति जब प्रयास करता है तो प्रयास के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया में एक गहरा संबंध बनता है। इसमें उसने 2 और पार्ट बताए, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ अनयूज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लॉ ऑफ यूज का मतलब यह होता है कि व्यक्ति जब प्रयास करता है और सही दिशा में प्रयास होता है तो उन प्रयासों को वह दोहराता है। प्राणी उन प्रयासों को छोड़ना शुरू करता है जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती या जिन प्रयासों से गोल अचीव नहीं होता वह उन प्रयासों को छोड़ना शुरू कर देता है, वह लॉ ऑफ अनयूज कहलाता है। तो प्राणी लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ अनयूज के द्वारा अपनी लर्निंग करते रहता है। सेकेंड, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक का कहना है कि जब व्यक्ति लर्निंग के लिए रेडी होता है और फिर उसे लर्निंग करने का मौका मिलता है तो यह उसके लिए सेटिस्फाइंग कंडीशन होती है, लर्निंग बेटर होती है। और एक अवस्था यह भी आती है कि व्यक्ति लर्निंग के लिए रेडी नहीं है फिर भी लर्निंग करवाना हो तो ऐसे में भी लर्निंग वीक होगी, क्योंकि यह भी सेटिस्फाइंग कंडीशन नहीं है बल्कि एनवाइंग कंडीशन है। ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक ने एक तीसरे लॉ की चर्चा की, वह है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई चीज सीखता है और सीखने के बाद उसको क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, इस पर निर्भर करता है कि प्राणी फिर उस अनुक्रिया को दोहराएगा अथवा नहीं। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में लिया जाए, अगर बिल्ली लीवर दबाती है और उसको बाहर खाना नहीं मिलता है तो ऐसे में लीवर दबाने की प्रक्रिया वह फिर नहीं करेगी अथवा वह लीवर दबाना नहीं सीखेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो और सीखने का परिणाम आपके लिए सेटिस्फाइंग है, आपके लिए अच्छा है, तब उस अनुक्रिया को आप दोहराते हो। अगर लर्निंग का इफेक्ट अच्छा नहीं है तो वह प्रक्रिया दोहराई नहीं जाती अथवा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रीफली अगर हम देखें तो थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर है सिंपली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का नियम है और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में ट्रायल्स करता है, एरर्स करता है और धीरे धीरे कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होने लगता है तो एरर्स की मात्रा कम हो जाती है और एरर उस समय 0 हो जाता है जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और यही अवस्था लर्निंग की अवस्था कहलाती है। लेकिन थॉर्नडाइक के इस थियरी का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया, स्पेशली गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कोहलर ने इसका क्रिटिसिज्म किया। कोहलर ने कहा कि थॉर्नडाइक ने जो अपनी थियरी दी हुई है वह लर्निंग को मैकेनिकल बनाती है, इसमें ऑर्गेनिज्म के समझ, ऑर्गेनिज्म के ब्रेन का यूज नहीं हो रहा है। तो इस अवस्था में कोहलर ने एक दूसरी थियरी दी जिसे सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थियरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोहलर और अकॉर्डिंग टू इनसाइट थियरी, जब लर्निंग होती है तो लर्निंग में आवश्यक नहीं है कि हम ढेर सारे अननेसेसरी ट्रायल्स करें तभी लर्निंग होगी, बल्कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम या उस सिचुएशन को ऑर्गेनिज्म समझने की कोशिश करता है और जब परिस्थितियों को समझता है तो एकाएक उसमें एक समझ विकसित होती है, सूझ विकसित होती है अथवा लर्निंग हो जाती है। इस कंडीशन को कोहलर ने आहा एक्सपीरियंस की संज्ञा दी थी। कोहलर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट थियरी का, वह एक्सपेरिमेंट उसके चिंपैंजी पे था जिसका नाम सुल्तान था। उसने सुल्तान को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया, ऊपर छत पर केला लटका दिया
ऊंचाई केले की इतनी थी कि वह सुल्तान उसको प्रयास करके भी नहीं पा सकता था। उसने उस कमरे में कुछ टेबल्स जगह जगह रख दिए। सुल्तान जाता है, देखता है केला ऊपर है, वो नहीं पा पाएगा। फिर चारों तरफ देखता है और एकाएक टेबल लाकर केले के नीचे रखता है, उसके ऊपर दूसरा टेबल रखता है, उसके ऊपर तीसरा टेबल रखता है और केले को ले लेता है। कॉलर कहता है कि यहाँ सुल्तान अननेसेसरी ट्रायल्स नहीं कर रहा है, बल्कि वह सिचुएशंस को इवैल्यूएट कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और जब सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर ले रहा है तो उसमें एक सूझ विकसित हो जा रही है। वह टेबल लगाकर केले को पा लेता है। दूसरी अवस्था में उसने टेबल को हटा दिया था, कुछ स्टिक्स रख दिए थे। स्टिक्स ऐसे थे कि जो एक दूसरे से जुड़ सकते थे। सुल्तान को उसमें कॉलर छोड़ देता है, वह स्टिक से खेलना शुरू करता है। एकाएक स्टिक एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। वह सभी स्टिक्स उठाता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है और उसके बाद केले को ले लेता है। यहाँ थॉर्नडाइक के सपोर्टर कहते हैं कि कॉलर इनसाइट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ट्रायल एंड एरर ही कर रहा है, क्योंकि वो स्टिक से खेल रहा है, ट्रायल्स कर रहा है, फिर लर्निंग हो रही है। जबकि कॉलर का कहना था कि सुल्तान में एक सूझ विकसित हो रही है कि हम किसी तरीके से ऊंचाई पर पहुंचे या ऊंची चीज हमारे सामने आए, हम उससे केले को अप्रोच कर सकते हैं, पा सकते हैं। थॉर्नडाइक सपोर्टर के इस क्रिटिसिज्म को समाप्त करने के लिए कॉलर उस कमरे से टेबल भी हटा देता है, स्टिक भी हटा देता है, केला टंगा हुआ है। कॉलर उस कमरे में घूमने लगता है। सुल्तान देखता है कुछ नहीं है। सुल्तान कॉलर का हाथ पकड़ता है, केले के नीचे लाता है। सुल्तान जैसे ही केले के नीचे आता है, वह कॉलर के ऊपर कंधे पर चढ़कर केले को ले लेता है। इसका मतलब कि यहाँ लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है, अननेसेसरी ट्रायल एंड एरर नहीं हो रहा है, बल्कि एक इनसाइट विकसित हुई और उस इनसाइट से वह अपने बिहेवियर को कर रहा है। तो दोनों थियरी में डिफरेंस यही है कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर को लर्निंग का बेस मान रहा है, जबकि कॉलर इनसाइट को, सूझ को लर्निंग का बेस मान रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह थियरी हमें यह बताती है कि लर्निंग होती कैसे है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने समझा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग का डेफिनेशन क्या है, मास्ड एंड स्पेस्ड लर्निंग क्या होता है, होल एंड पार्ट लर्निंग क्या है, इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल लर्निंग क्या है, ट्रायल एंड एरर थियरी थॉर्नडाइक की क्या है, और कॉलर ने सूझ के सिद्धांत में या इनसाइट थियरी के द्वारा लर्निंग को कैसे समझाया। लर्निंग पर और डिटेल में जानने के लिए आप साइकोटॉक का दूसरा लेक्चर जो कि वर्बल लर्निंग पे है देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत सरल भाषा में लर्निंग को, लर्निंग की थियरी को, लर्निंग के मेथड्स को हम लोगों ने समझा और आपको समझ आया होगा। साइकोटॉक के अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने स्टडीज कंटिन्यू रखें और बड़ों का हमेशा सम्मान और आदर करें। थैंक यू।